गुड इवनिंग फ्रेंड्स, भरत नेत्र त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से अवसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की फोर्थ क्लास, मतलब चौथी क्लास। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने बात करी थी कि जो कंपनी का संविधान था वो कैसे आगे बढ़ रहा था, और हमने बात की थी लास्ट में जो टॉपिक छोड़ा था वहां हम पहुंचे थे प्लासी का युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध जो हमने बताया था वो 3 लोगों में हुआ था। एक थे सिराजुद्दौला, ठीक है, मीर कासिम, मीर जाफर, ठीक है, और हमारे एक जो अंग्रेजों था, ठीक है, अंग्रेजों के मध्य में, ठीक है। तो यहां तक हमने कल पढ़ा था और ये हुआ था 1757 की बात थी, ठीक है। इसको बोला था हमने प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के पहले की जो बात थी, तो प्लासी के युद्ध कल हमने जब पढ़ा कि प्लासी का युद्ध क्या था, तो प्लासी के युद्ध के पहले कंपनी जो वर्क करती थी एक व्यापारिक संस्था के रूप में करती थी, व्यापार करने के तरीके से वर्क करती थी। लेकिन जब प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया, इन्हें अपना साम्राज्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो गया। लेकिन 1757 के पहले जब प्लासी का युद्ध नहीं हुआ था और अंग्रेज नहीं जीते थे इस युद्ध को, तो इन्हें साम्राज्य स्थापित करने का अवसर नहीं मिला था। प्लासी के युद्ध में हमने बताया था कि बंगाल का शासक जो था नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के शासक थे, जिनकी हार हुई थी, ठीक है। तो सिराजुद्दौला के हार के कारण बंगाल प्रांत के जो अंग्रेज थे वो बंगाल प्रांत के वास्तविक संस्थापक बन गए थे। इसके बाद हमने बताया था कि इन्होंने मीर जाफर को जो था नवाब तो बना दिया था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो खुद बन बैठे। मतलब उनका कहना यह था कि बंगाल की स्थापना अब हम ही ने करी है, इसके कर्ता धर्ता हम हैं। हमने मीर जाफर को वचन दिया था, नवाब बनाने के बना दिया, लेकिन जितना भी इसका कार्य क्षेत्र का कार्य करने के तौर तरीके हैं वो सब हमारे अंडर में रहेंगे। तो मतलब वास्तविक जो संस्थापक थे वो अंग्रेज खुद बन बैठे। और इसी प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी और भारत 250 वर्षों तक गुलामी में बना रहा, ठीक है, 250 वर्ष। तो जब अब अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को नवाब बना दिया। अब मीर जाफर के मरने के बाद जो मीर जाफर जब मृत्यु हो जाती है तो यहां इसके मीर कासिम, ठीक है, इसके बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। तो हमने कल ये भी बताया था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, बक्सर का युद्ध। तो जब इसको नवाब बना दिया तो इसके बाद एक युद्ध होता है 1764 में। कब? 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है। 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। तो ये युद्ध हुआ किसके बीच में? देखो, ये सिराजुद्दौला था, ठीक है। अब जो ये 1764 का युद्ध हुआ इसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध किसके? अंग्रेजों और 3 नवाबों के बीच में हुआ। अंग्रेजों और 3 नवाब, मतलब एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ भारत के 3 शासक थे। कौन कौन से शासक थे? शुजा-उद-दौला, ये सिराजुद्दौला था, वो कौन था? शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और आपके शाह आलम द्वितीय, ठीक है। कौन कौन था? जो आपके 1764 का युद्ध था इसे हम बक्सर का युद्ध के नाम से जानते थे। ये 3 लोगों के बीच में हुआ था, शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और आपका शुजा-उद-दौला। देखो 3 लोग थे, शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। तो ये तीन जो भारत के वो थे आपके नवाब, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर बिगुल बढ़ा दिया युद्ध का। शुजा-उद-दौला जो थे वो अवध के नवाब थे, शुजा-उद-दौला थे वो अवध के नवाब थे। मीर कासिम थे वो बंगाल का शासक था। बंगाल का शासक कब हुआ? मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात मीर कासिम ने बंगाल के नवाब का पद संभाल लिया था। और शाह आलम जो द्वितीय था, ये हमारा कौन था? ये हमारा शाह आलम द्वितीय की अगर हम बात करें तो ये एक मुगल बादशाह था। कौन था? मुगल बादशाह। शाह आलम द्वितीय हमारा एक मुगल बादशाह था।
इन तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से अपनी सेनाओं को मतलब संयुक्त करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और इन तीनों की संयुक्त सेनाओं ने जब युद्ध छोड़ दिया तो भयंकर युद्ध हुआ अंग्रेजों की। और इस जो युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? हेक्टर मुनरो। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला जो अंग्रेज था वो था हेक्टर मुनरो। तो शुजा-उद-दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय की तीनों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और भयंकर युद्ध लड़ा। इस भयंकर युद्ध के बावजूद भी हेक्टर जो मुनरो था वो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, और इन दोनों की हार होती है 1764 में बक्सर युद्ध के बाद। इस युद्ध में जब हेक्टर मुनरो की विजय हो जाती है, या बोले तो इन लोगों की पराजय हो जाती है, तो इसके बाद अंग्रेजों की स्थिति वो भारत में और ज्यादा मजबूत हो गई। उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया कि अब हम पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हैं। और इस युद्ध के बाद जो अंग्रेजों का साम्राज्य था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरे लगभग बहुत ज्यादा क्षेत्र में, भारत के लगभग क्षेत्र में अब अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। और जगह जगह वर्चस्व बढ़ाते बढ़ाते इनका मतलब जो अधिकार था, ऐसे युद्ध लड़ते लड़के इनका जो अधिकार था एक भारत के बड़े चौड़े भाग पर अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। अब जो क्योंकि अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया, अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया क्योंकि कंपनी के अधीन जो कर्मचारी काम करते थे, जब वर्चस्व इनका बढ़ गया तो जो कंपनी के अधीन जो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके अंतर्गत जो कर्मचारी करते थे, प्राइवेट तौर पर जो कर्मचारी काम करते थे, वो सब अंग्रेजों के, ब्रिटिश के ही कर्मचारी थे। तो इन कर्मचारियों ने क्या किया, भारत को बुरी तरीके से लूटना शुरू कर दिया और इसका पूरा फायदा उठाया। जब इनका वर्चस्व बढ़ा तो इनका जो कंपनी के जो प्राइवेट कर्मचारी थे, इनको जो सैलरी मिलती थी, जो बताएं वेतन मिलता था, वो बहुत कम मिलता था, तो इसका कम पैसा मिला करता था, जिसके कारण अंग्रेजों के प्राइवेट कर्मचारियों ने इस अच्छा मौका हाथ में लगा और इन्होंने भारत को जमकर लूटा, भारत को जमकर लूटा। इस मौके कहे जाए तो इस मौके का कहा जाए तो अंग्रेजों के जो प्राइवेट कर्मचारी थे कम सैलरी की वजह से परेशान तो थे ही, तो इन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया कि भैया अब अंग्रेजों का साम्राज्य पड़ चुका है भारत में, तो अब भारत को जितना चाहो उतना लूट लो। और इस मौके का इन्होंने पूरा फायदा उठाया और भारत को जमकर लूटा। कहा लाखों करोड़ों का सोना ये लोग लूट लूट के यहां से ले गए भारत में। यहां तक कि कहा जाता है कि 900 बड़े बड़े जहाजों में, कितने, 900 बड़े बड़े जहाजों में, 900 जहाजों में ये लोग 10-10 टन सोना, मतलब एक जहाज में 10-10 टन सोना लाद करके ये कहां पहुंच गए, ब्रिटेन ले गए, क्योंकि ये ब्रिटेन के निवासी थे। तो ये 900 बड़े जहाजों में, यहाँ ये कहा जाता है कि 900 बड़े बड़े जहाजों में लगभग एक जहाज में 10-10 टन का सोना ये लोग लेकर ब्रिटेन पहुंच गए। अब जब ये इनके पास अकूत संपत्ति हो गई, इतना सारा लूट के ले गए थे, तो ये ब्रिटेन पहुंचते हैं तो इतना ज्यादा धन इन्होंने लूटा था, वहां जाकर इन्होंने क्या किया, अपने अपने भव्य महलों का निर्माण, भव्य भवनों का निर्माण करा लिया। जो ब्रिटेन का नागरिक था उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार इनके पास इतना पैसा कहां से आया। भाई काम तो कर रहे आप, उन्होंने सोचा काम तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कर रहे हैं, सैलरी ज्यादा मिलती नहीं है, फिर भी आपके पास एक भव्य भवन का निर्माण करा रहे, इतना ज्यादा पैसा आखिरकार आपके पास कहां से आया। और यहीं पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसी ने एक ऐतिहासिक भूल कर दी। उसने महारानी को यह दिखाने के लिए कि हम फायदे में नहीं हैं, हम घाटे में जा रहे हैं, 10 लाख करोड़, ठीक है, 10 लाख पाउंड, सॉरी 10 लाख पाउंड, कितना, 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया। कंपनी ने बड़ी भूल कर दी। क्या किया, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से इन्होंने कह दिया कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है और हमें 10 लाख पाउंड आप उधार दे दीजिएगा। कंपनी ने जब 10 लाख पाउंड उधार मांगा और यह दिखाया कि हम घाटे में चल रहे हैं, तो ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ, उनका माथा ठनका।
उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी घाटे में जा रही है और उनके अधिकारी और कर्मचारी दिन पर दिन माला माल होते जा रहे हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि आपके घर में बहुत ज्यादा गरीबी है लेकिन आपके पास शौक पूरे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कंपनी घाटे में जा रही है, वो हमसे 10 लाख पाउंड उधार मांग रही है, लेकिन अगर उसके कर्मचारी और अधिकारियों की बात करें तो वो दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का माथा ठनका। तो जब इसके बाद क्या किया, उन्होंने ब्रिटेन की महारानी ने कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी का नाम दिया गया सीक्रेट कमेटी। क्या नाम दिया गया? सीक्रेट कमेटी। ठीक है, सीक्रेट कमेटी। अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोला इसको? गुप्त समिति। गुप्त समिति। ठीक है। अंग्रेजों ने मतलब ब्रिटेन की महारानी का जब माथा ठनका कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई संस्थान या कोई भी इंडस्ट्री या हमारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अगर घाटे में जा रही है, 10 लाख पाउंड का उधार मांगा है, तो इसके कर्मचारी और अधिकारी दिन पर दिन माला माल कैसे होते जा रहे हैं। उनका माथा ठनका और उन्होंने इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जिसका नाम था गुप्त कमेटी, गुप्त समिति मतलब सीक्रेट कमेटी। और इस कमेटी का गठन कब किया गया? 1772 में। 1772 ईस्वी में गुप्त कमेटी या सीक्रेट समिति, गुप्त सीक्रेट कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसका नाम गुप्त कमेटी था। 1772 में गुप्त कमेटी का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में। किसकी? इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे लॉर्ड नाथ। इस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड नाथ को बनाया गया, अर्थात कहें तो महारानी एलिजाबेथ ने लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में 1772 ईस्वी में एक कमेटी का गठन किया और इस कमेटी को गुप्त कमेटी या गुप्त समिति का नाम दिया गया, सीक्रेट कमेटी का नाम दिया गया। इस कमेटी का कार्य था कि चुपचाप जाकर के, गुप्त कमेटी नाम रखा था, इस कमेटी को कार्य सौंपा गया कि आप जाकर पता करिए कि ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि कंपनी घाटे में जा रही है और कर्मचारी दिन पर दिन माला माल हो रहे हैं। इसके बाद ये कमेटी गठित हुई, तो इसके बाद इस कमेटी को जांच के लिए भारत भेजा गया। इस कमेटी ने भारत में आया तो यहाँ देखा कि कंपनी के गैर कानूनी कार्यकलापों को देखा। इन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत में बुरी तरीके से लूटपाट मचाए हुए हैं, उत्पात मचाए हुए हैं, चारों तरफ इन्होंने लूटपाट मचा रखी है। लोगों से, किसानों से जबरदस्ती तरह तरह के टैक्स वसूले जा रहे हैं, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों से टैक्स वसूले जा रहे हैं, लोगों से जबरन तरीके टैक्स वसूले जा रहे हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बना करके महारानी एलिजाबेथ को सौंप दी। महारानी एलिजाबेथ ने जब रिपोर्ट को देखा और इन सब चीजों को देखा कि अंग्रेज भारत में बुरी तरीके से मारकाट और लूटपाट मचा रखे हैं, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की महारानी को रिपोर्ट जब प्रस्तुत हुई तो ब्रिटेन की महारानी ने 1773 में, एक साल बाद, तब एक साल 1773 में 1773 में एक एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में महारानी एलिजाबेथ ने एक एक्ट पारित किया। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1773 में एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के जरिए यह दिखाया गया महारानी एलिजाबेथ कंपनी को अपने अधीन करना चाह रही थी। मतलब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करके कंपनी को ब्रिटेन की महारानी ने अपने अधीन लेने के लिए पहली कोशिश की। अपनी इसके लिए एक कमेटी और बनाई गई, वो जाकर के धीरे धीरे संसद अधिनियम एक कमेटी बनाई गई, वो जाकर के धीरे धीरे, मतलब ये जो कदम थे, अब हमने बताया था 2 पार्ट थे। एक था 1608 से 1800, ठीक है, और उसके बाद 1800 के आसपास, 1865, तो यहां से 1947 तक चले थे। तो जो पहला पार्ट था
पहला पार्ट जो था वो जो हमने बताया था कि उसके बाद पहले पार्ट के बाद कंपनी का जो शासन था वो महारानी एलिजाबेथ ने अपने हाथ में ले लिया था। आपको बताया था कि कंपनी का जो शासन था वो महारानी एलिजाबेथ ने अपने हाथों में ले लिया था। तो हमने बताया था कि देखो 1858 तक का था, ठीक है। जो क्या था, पहला पार्ट था 1608 से संविधान का जो विकास दिखाया है 1608 से 1858 तक, क्योंकि 1857 में एक क्रांति हुई थी, तो उसके बाद 1858 से दूसरा जो पार्ट था वो ज्यादा दूसरा 1947 तक। तो पहला पार्ट था 1608 से 1858 तक। तो कंपनी को जब हमने बताया था 1858 में महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी का शासन अपने अधिकार में ले लिया था, तो यहाँ से जो अधिकार शुरू होता था, शासन शुरू हुआ था, वो महारानी एलिजाबेथ का मतलब ब्रिटिश क्राउन का शुरू हो गया था। तो जब 1858 में लिया था इन्होंने अपने हाथ में, तो उसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, कहाँ से हुई थी, 1772 से, जब किसका गठन किया गया था, 1772 में लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में गुप्त समिति का गठन। इसके बाद जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कौन सा एक्ट, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। यही एक्ट कहा जाता है कि इसी एक्ट, ये कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी को अपने अधीन लेने के लिए पहला कदम था, जिसके बाद कंपनी धीरे धीरे इन्हीं कदमों के जरिए, यही जो संविधान में संशोधन किए उन्होंने अपने ब्रिटेन की महारानी ने, ये जो एक्ट निकाले, इन्हीं के जरिए धीरे धीरे 1858 तक कंपनी को महारानी ने अपने अधीन कर लिया। तो हम आ चुके हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो अब हम आपको कल बताएंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या नियम पारित हुए थे, उसके बाद कौन कौन सा एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, उसके बाद जो भी 1773 का एक्ट आपका रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद हमने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद चार्टर एक्ट आए थे 3 संशोधन कर करके। तो इन्हीं एक्टों के जरिए महारानी ने, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, कंपनी को अपने अधीन किया था। अब हम बात करेंगे कि आज के मेन आज के टॉपिक से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करें आज के टॉपिक से, तो सबसे पहला हमने बताया प्लासी का युद्ध, याद रखेंगे टॉपिक वाइज, प्लासी का युद्ध, ठीक है। 1 मिनट देखिए, तो सबसे पहले आपका पॉइंट जो बन रहा है 1757 में क्वेश्चन आएगा, 1757 प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और आपका जो अंग्रेज था, ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों ने जो इसका वो था मीर कासिम, मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर, इसके बाद आएगा मीर कासिम, ठीक है। तो मीर जाफर जो इसका सेनापति था उसको अपने साथ मिला लिया था अंग्रेजों ने, जिसके कारण नवाब सिराजुद्दौला 1757 में प्लासी के युद्ध में मारा जाता है और उसके बाद मीर जाफर सेनापति बनता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसके किसके बीच में लड़ाया था, सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। और इसके बाद एक बात और बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। किसका, बक्सर का, बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। तो कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट, हाँ 1764 में, तो आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, बक्सर का युद्ध भारत के 3 नवाबों की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेज हेक्टर मुनरो, अंग्रेज हेक्टर मुनरो, ठीक है, मुनरो के मध्य लड़ा गया था। और जो भारत के 3 नवाब थे वो थे कौन कौन से, आपका मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था, कहां का,
बंगाल का नवाब था और मीर जाफर की मृत्यु के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, उसके बाद शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय ये कहां के क्या थे? ये थे आपके मुगल शासक। ठीक है, मुगल शासक थे। कौन था? अगर हम बात करें कि मुगल शासक जहां कौन थे? अरे यार, मुगल शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के जो तुम्हारे थे शाह आलम द्वितीय कौन था? मुगल शासक। ठीक है, और तुम्हारे मीर कासिम बंगाल का नवाब था, जो मीर जाफर के मृत्यु के बाद जब बैठाया गया था इसको कुर्सी पे, उसके बाद इसकी मृत्यु होती है, तो ये मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, और अगर यहाँ बात करें तो यहाँ ये चीज ध्यान रखना, ये सिराजुद्दौला है और यहाँ जो है वो है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला ये कहाँ के नवाब थे? ये थे अवध के नवाब, ये अवध के नवाब थे। तो ये हुआ कब था? 1764 ईस्वी में। इसका नाम क्या था? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो एक चीज और कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव कब पड़ी? तो अगर यह पूछा जाए कि नींव कब पड़ी, तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगर यह पूछा जाए कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने लगभग भारत में अपना आधिपत्य या अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, नींव पड़ चुकी थी, तो अब साम्राज्य किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो गया था? तो वो था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ये सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम की संयुक्त सेनाओं के द्वारा अंग्रेजों से लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व जो था हेक्टर मुनरो नामक अंग्रेज ने किया था। ठीक है, तो यहां तक आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि ये बताइए क्या नाम इसका, बक्सर के युद्ध में किस अंग्रेज ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व जो किया था, क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, इसके बाद और हमने कल क्वेश्चन बताए थे कि कैप्टन हॉकिंस जो था पहला अंग्रेज था जो भारत आया था। ठीक है, इसके बाद अगर एक बात करते हैं और ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। इतने ही क्वेश्चन आज के टॉपिक से बन पा रहे हैं। अगर कोई और क्वेश्चन अगर आप लोगों के दिमाग में आए तो आप कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको कल बता दूंगा। बाकी रही बात अब कल के टॉपिक की, तो कल से हम रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, जो हमने आज लास्ट में बताया था रेगुलेटिंग एक्ट, हाँ एक क्वेश्चन ये आ जाएगा आपका, एक क्वेश्चन आएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वो था महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कंपनी पर अपना आधिपत्य जमाना, और ये उसका पहला कदम था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। अब कल से रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, जितने भी थे कल से हम एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तक का टॉपिक यहीं सीमित रहता है। कल से कल का टॉपिक हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, और चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जितने भी एक्ट थे कंपनी के को अपने अधीन लेने के लिए ब्रिटेन की महारानी द्वारा बनाए गए थे, तो उन एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक व कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट जो आपको प्रॉब्लम आ रही हो, स्पीड, जैसे किसी बच्चे ने कल मुझसे कहा था सर थोड़ी स्पीड स्लो कर लीजिएगा, तो जो भी आपको समझ में आ रहा है उसकी कमेंट करिए, मैं उसमें सुधार करूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।